नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है गरीब मायके में आई मोटी ननद की। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि उसके टूटे फूटे घर में उसकी अमीर मोटी ननद आई थी। सुहानी की ननद को ससुराल में ऐशो आराम से रहने की आदत पड़ गई थी। सुहानी काम से घर लौटी तो देखती है कि घर के बाहर उसका 5 साल का बेटा करण महंगी मिठाई खा रहा था। तभी करण से पूछे कि यह मिठाई किसने दी, तो उसने बोला, माँ, हमारे घर में मोटी बुआ आई है। बेटे, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी बुआ है। माँ, बुआ तो मोटी ही है ना, लेकिन बुआ बहुत अच्छी है माँ, मुझे बहुत प्यार करती है। यह मिठाई मुझे बुआ ने दी है। तभी सुहानी मन में ही सोच रही थी, अब मैं दीपाली की खातिरदारी कैसे करूँगी। मेरे पास तो दीपाली की तरह पैसे भी नहीं हैं। आने से पहले बता देती तो मैं कुछ इंतज़ाम भी कर लेती। अचानक आकर इसने मेरी मुश्किलें बढ़ा दी। सुहानी घर के अंदर आती है। वह देखती है कि दीपाली फर्श पर बैठी हुई थी। नमस्ते दीदी, आज अचानक कैसे आना हुआ और आप फर्श पर क्यों बैठी हैं? माना कि हमारे घर में महंगा डबल बेड नहीं है, लेकिन चारपाई तो है। सुहानी, मेरे पति काम से विदेश गए हैं, ससुर जी भी नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर चली आई। मैंने सोचा मैं अकेली क्या करूँगी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। थोड़े दिन यहीं रहूँगी। क्या? थोड़े दिन यहाँ रहेंगी? तभी दीपाली बोलती है, क्या हुआ भाभी, मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी, यह घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे सुलाओगी कहाँ? हमारे पास तो एक ही चारपाई है, उस पर आप सो जाना। हम लोग तो फर्श पर भी सोने की आदत है, लेकिन वो चारपाई भी अब नहीं रही। चारपाई कहाँ चली जाएगी? चारपाई कमरे में ही रखी है। मैं जैसे ही उस चारपाई पर बैठी, वह मेरा वजन नहीं सह पाई और टूट गई। दीपाली कमरे के अंदर जाकर देखती है कि चारपाई सचमुच टूट गई थी। वो मन ही मन सोचती है कि अब मोटी ननद को कहाँ सुलाऊंगी। उसे ज़मीन पर तो सुला नहीं सकती, उसका ससुराल काफ़ी अमीर है, उसे महंगे बेड पर सोने की आदत है। कोई बात नहीं दीदी, रात तक हम आपके सोने का कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। दीपाली सुहानी को खाना देती है। खाने में सिर्फ दाल रोटी। दीदी, आज आप दाल रोटी खा लो, कल से मैं आपके खाने का अच्छा इंतज़ाम करूँगी। लेकिन सिर्फ दाल रोटी से मेरा क्या होगा? मुझे तो थाली भरकर पकवान खाने की आदत है, और रोटी में घी तो ही नहीं है। दीदी, आप तो जानती हैं कि हम जब से आपके भाई का बिजनेस ठप हुआ है, हम लोग बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा सब कुछ बिक गया है। मैं जानती हूँ भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं अपने खाने का इंतज़ाम कर लूँगी। तभी सुहानी फ़ोन करके बाहर से ढेर सारा खाना मंगवाती है, जिसमें पिज्ज़ा, बर्गर, पनीर की सब्ज़ी, बटर नान और मिठाइयाँ थी। भाभी, खाना आ गया है, आओ हम लोग मिलकर खाना खाते हैं। सुहानी और कबीर तीनों खाना खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, बटर नान। मैंने पिताजी से कितनी बार कहा मुझे पिताजी बर्गर खाना है, लेकिन पिताजी कभी मुझे यह सब नहीं खिलाते हैं। कहते हैं यह सब खाने से मोटा हो जाओगे। तभी दीपाली बोलती है, तो तुम लोग मेरी पीठ पीछे मुझे मोटा कहकर बुलाते हो? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, करण की बातों से ऐसा नहीं लग रहा है। दीदी, करण तो अभी बच्चा है। दरअसल हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि हम करण को यह सब महंगा खाना खिला सकें। करण बोलता है, बुआ, अब आप यहीं रहोगी ना? तभी दीपाली बोलती, हाँ करण, अब मैं यहीं रहूँगी और तुम्हें रोज़ अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दीपाली अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए महंगे महंगे खिलौने और कपड़े लेकर आई थी, जिसे पाकर करण बहुत खुश था। तभी शाम को सुहानी का पति जतिन घर आता है। अरे दीपाली, तू कब आई? आज ही आई हूँ भैया, और कुछ दिन यहीं रहूँगी। यह तूने बहुत अच्छा किया दीपाली, हम दोनों भाई बहन खूब बातें करेंगे। जतिन अपने कमरे में जाता है। पीछे पीछे सुहानी वहाँ आती है। क्या आप अपनी बहन को फर्श पर बिठाकर बात करोगे? उसके खाने पीने, उठने बैठने और सोने का इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा। सुहानी, तुम देख ही रही हो कि मेरी कमाई जितनी कम है, दीपाली का वज़न उतना ही ज़्यादा है। उसे तो ससुराल में महंगे सोफ़े और बेड पर सोने की आदत है। मैं यह सब कहाँ से लाऊंगा? तभी सुहानी बोलती है, कुछ भी हो, दीपाली अपने मायके आई है, माँ और बाबूजी नहीं रहे। ऐसे में उसे
किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। उसे यह नहीं लगना चाहिए कि माँ और बाबूजी नहीं हैं तो भाभी मेरा ठीक से ख्याल नहीं रख रही है। तभी जतिन बोलता है, तुम सही कह रही हो सुहानी, फिर भी ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कुछ करता हूँ। फिर दूसरे दिन जतिन बैंक से 50,000 का लोन लेता है और उस पैसे से एक सोफ़ा डबल बेड खरीद कर लाता है। भाई यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत कैसे नहीं है दीपाली, तू मेरी इकलौती बहन है, मायके में तेरा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। जतिन ने दीपाली के खाने पीने के लिए कुछ पैसे बचा कर रख लिए थे, वो पैसे सुहानी को दे देता है। यह पैसे रख लो, सुहानी के खाने पीने में खर्च करना। दीपाली को देसी घी के पराठे खाने की आदत है, वह सूखी रोटी नहीं खा सकती। तुम बाज़ार से देसी घी खरीद कर ले आना। सुहानी बोलती है, ठीक है, लेकिन आपने इतना सब कैसे किया? तभी जतिन बोलता है, मैंने बैंक से 50,000 का लोन लिया, हमारे ऊपर पहले से ही इतने कर्जे थे, आपने फिर लोन क्यों लिया? हम जितना भी चुकाएंगे उतना भी कम है। और क्या करता, यह सोफ़ा भी, यह बेड सब मुफ्त में थोड़ी आता। और फिर दीपाली के खाने पीने का भी ध्यान तो रखना था। इधर दीपाली इतनी मोटी थी कि जैसे ही वो सोफ़े पर बैठती है वो सोफ़े में नहीं समा पाती और सोफ़ा का हैंडल टूट जाता है। भैया, सोफ़ा का हैंडल टूट गया। तभी जतिन बोलता है, कोई बात नहीं दीपाली, अब सोफ़े का हैंडल नहीं है तो तुम अच्छे से इसमें बैठ जाएगी। लेकिन आप मेरे लिए नया सोफ़ा लेकर आए थे, मेरे मोटापे के कारण उसका हैंडल टूट जाना अच्छा नहीं है भैया। तभी जतिन बोलता है, तेरे लिए तो ऐसे कई सोफ़े कुर्बान कर दूंगा मेरी बहन, थोड़ी गरीबी से ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसे दिन हमेशा नहीं रहेगा। तभी शाम को सुहानी दीपाली के लिए खाना बनाती है, रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी दीपाली किचन में आती है और बोलती है, क्या बना रही हो भाभी? तो सुहानी बोलती है, छोले और पूरियाँ बना रही हूँ। आपको पसंद है ना दीदी? हाँ, लेकिन इसके साथ देसी घी में बेसन का हलवा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ दीदी, ठीक है, मैं हलवा बना देती हूँ। और हाँ भाभी, पूरियाँ देसी घी में तलना, देसी घी में पूरियों का स्वाद ही अलग होता है। और खाने में बाज़ार से थोड़ी मिठाइयाँ भी मंगवा लेना, बिना मिठाई के मुझे खाना अधूरा सा लगता है। ठीक है दीदी, आप बाहर जाकर बैठो, मैं सब कुछ तैयार कर देती हूँ। दीपाली बाहर जाकर टूटे हुए सोफ़े पर बैठ जाती है। वह अपने भतीजे करण के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर के बाद सुहानी थाली में खाना लेकर आती है। वो दीपाली और करण को खाना देती है। वाह, छोले भटूरे, छोले पूरी, हलवा मिठाई, वाह कितना अच्छा आज खाना बना है। करण बोलता है, कई दिनों के बाद आज ऐसा खाने को मिला है बुआ। तब दीपाली बोलती है, ऐसा खाना तो रोज़ खाना चाहिए। क्यों करण? हाँ बुआ, आप सही बोल रही हैं, लेकिन माँ तो रोज़ साधारण खाना बनाती है, कभी दाल चावल तो कभी दाल रोटी, सब्जी भी नहीं बनाती है। तभी दीपाली बोलती है, तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं रोज़ तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों बुआ भतीजा एक साथ खाना खाते हैं। इधर सुहानी रसोई में छिपकर छोले और चावल खाती है। देसी घी की बचत करने के लिए उसने हलवा पूरी सिर्फ दीपाली और करण के लिए बनाया था। खाना खाने के बाद दीपाली बोलती है, भाभी मैं आराम करने जा रही हूँ। दीपाली नए बेड पर जाकर सो जाती है, लेकिन जब वह नींद में करवट बदलती है तो बेड में चरमर की आवाज़ आने लगती है और बेड्स में लकड़ी टूट जाती है। मेरे मोटापे के चलते यह बेड भी टूट गया, मेरी वज़न कितना ज़्यादा है, नुकसान हो गया भैया का। दीपाली चादर बिछाकर फर्श पर सो जाती है। शाम को जब जतिन घर आता है तो वह देखता है कि दीपाली फर्श पर सो रही थी। तभी वह आता है, बोलता है, दीपाली तू फर्श पर क्यों सो रही है? सॉरी भैया, मेरे मोटापे की वजह से नया बेड भी टूट गया, इसलिए मैं फ़र्श पर सो गई, लेकिन फ़र्श पर मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए नया बेड ला दूंगा। इस पर जतिन भाड़े पर नया बेड लाता है। बेड काफ़ी मजबूत लेकिन बहुत महंगा था। दीपाली अब उस पर आराम से सोने लगती है। दीपाली मायके आए हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुहानी बोलती है, करण के बाबा, आपने जो पैसे दिए थे वह सब खर्च हो गए, राशन लेकर आना है। देसी घी, तेल, आटा, दाल, चावल, मसाले, हरी सब्जियां वगैरह सब खत्म हो चुका है। सुहानी, अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, इतनी जल्दी पैसे खत्म हो गए? मेरा काम अभी मंदा चल रहा है सुहानी, अब अगले महीने ही थोड़े पैसे मिलने की उम्मीद है। जो पैसे मिलेंगे वो लोन की
किस्त में कट जाएंगे। दीपाली दीदी के खाने का खर्चा ही इतना ज़्यादा है, वो बिना हलवा और मिठाइयों के खाना नहीं खाती हैं। पैसे तो खर्च होने ही थे, लेकिन अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास सोने की 2 चूड़ियाँ हैं, इन्हें बेच दीजिए। जतिन बोलता है, लेकिन यह ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे गहने नहीं बेच सकता। सुहानी बोलती है, दीपाली दीदी को मायके परायापन लगने लगेगा। आप ऐसा मत करिए, आप चूड़ियाँ बेच दीजिए, फिर चूड़ियाँ हम तो नया खरीद लेंगे। दीदी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपनी चूड़ियाँ दे दो, मैं उन्हें बाजार में जाकर बेच आता हूँ। सुहानी अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ उतार कर जतिन को दे देती है, लेकिन भाई और भाभी की सारी बातें दीपाली सुन लेती है। जतिन जैसे ही सुहानी की सोने की चूड़ियाँ लेकर कमरे से बाहर आता है, दीपाली तो तू तू यहाँ कैसे? भैया, आप लोगों ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि आप अपनी परेशानियाँ मुझे बता सको। हम और आप इसी घर में पैदा हुए हैं और पली बढ़ी हूँ, क्या मैं आपकी परेशानी नहीं समझ सकती थी? तभी जतिन बोलता है, तू ससुराल से हमारे घर आई है, ऐसे में हम तुझे कैसे बता सकते थे? तुम तो कहते हो कि यह घर जितना तेरा और उतना मेरा है, तो फिर तुम्हारी परेशानी जितनी तुम्हारी और उतनी मेरी भी हुई। दीपाली जतिन को अपना क्रेडिट कार्ड देती है, इससे अपने सारे लोन चुका दो और घर के लिए जो लाना है सब खरीद कर ले आओ। माना कि मैं शरीर से मोटी हूँ, लेकिन अकल से मोटी नहीं हूँ। जतिन और सुहानी दीपाली को गले से लगा लेते हैं। दीपाली खुशी खुशी अपने मायके में 15 दिन और बिताती है।